इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में बता रहे हैं। इसमें हमने दो जो स्तर साधन हैं एक लिया है, और जो परिवर्तनशील साधन हैं हमारे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से 9 तक हैं। और कुल उत्पादन जो हम देखते हैं वो 6 16 30 40 और 45 48 और 44 और 38 हैं। हम देखते हैं कि जो औसत उत्पादन है, तो हम कुल उत्पादन से औसत उत्पादन पता कर सकते हैं। हम देखते हैं जो ये अगर हम इस 6 का भाग छः छः 1 से 6 का भाग देते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। वैसे ही 2 का भाग अगर हम 16 में देते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 30 का भाग अगर हम 30 में देते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमें औसत प्राप्त होता है। औसत का जो सूत्र होता है वो औसत बराबर कुल उत्पादन बटे परिवर्तनशील साधन, और ये हमें परिवर्तनशील साधन प्राप्त होंगे। और हम सीमांत उत्पादन जो देखते हैं, जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है उसको हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। हम देखते हैं कि जो कुल उत्पादन है वो 6 है। हम 16 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम 30 में से अगर हम 16 को घटा देते हैं हमें 14 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 40 में से हम 30 को घटा देते हैं 10 प्राप्त होता है। 45 में से अगर हम 40 घटा देते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 48 में से 45 घटा देंगे 3 प्राप्त होगा। 48 में से 48 घटा देंगे तो 0 प्राप्त होगा। और अगर हम 44 में से 48 घटा देंगे तो हमें -4 प्राप्त होगा। और 38 में से 44 घटा देंगे तो -6 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो परिवर्तनशील अनुपातों की तीसरी जो अवस्था होता है उसको हम उत्पादन की पहली अवस्था कहते हैं। और जो तीसरी परिवर्तनशील अनुपातों की तीसरा जो जहाँ पे है वहाँ पर मोड़ बिंदु होता है, वहाँ पे दूसरी अवस्था हमारी शुरू हो जाती है। तो ये उत्पादन की दूसरी अवस्था हमारी परिवर्तनशील अनुपातों की चौथी इकाई से और 7वीं इकाई तक हमारी दूसरी अवस्था होती है, जहाँ पे कि क्या होता है सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है और औसत उत्पादन हमारा अधिकतम हो जाता है, यानी कि 48 हो जाता है। और जो हमारा एपी होता है वो क्या होता है, एपी यहाँ पे अधिकतम होने के बाद ये घटना फिर शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि जब तीसरी उत्पादन की तीसरी अवस्था जो होती है तो सीमांत उत्पादन उसमें क्या होता है, शून्य होने के बाद ऋणात्मक शुरू हो जाना होना शुरू हो जाता है। और कुल उत्पादन हमारा क्या होता है, अधिकतम होने के बाद ये भी घटना शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। हम देखते हैं कि प्रथम अवस्था में 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सीमांत उत्पादकता एमपी तथा एपी बढ़ते हैं। जो प्रथम अवस्था में होता है हमने देखा इसमें क्या है, एपी यानी कि औसत उत्पादन और हमारा जो सीमांत उत्पादन वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। परंतु क्या होता है, परिवर्तनशील अनुपातों की जो तीसरी अवस्था होती है, इकाई में एमपी अधिकतम हो जाता है। एमपी अधिकतम होते हैं तीसरी अवस्था में, मैंने बता दिया। जहाँ पे मोड़ बिंदु है यानी कि 14 है, वहाँ पे अधिकतम हो जाते हैं। चौथी इकाई के लिए एमपी घटती है किंतु एपी बढ़ती ही रहती है। यहाँ पे क्या होता है, जो चौथी इकाई में होता है सीमांत उत्पादन तो घटता है किंतु परिवर्तनशील अनुपात क्या होती बढ़ती रहती हैं। चौथी इकाई पे सीमांत उत्पादन तो घटना शुरू हो जाते हैं, परंतु क्या होती हैं, एपी औसत उत्पादन बढ़ती रहती है। प्रथम अवस्था के आरंभिक भाग में एमपी तथा एपी दोनों बढ़ती हैं, जो प्रथम अवस्था में मैंने बता चुका है। किंतु द्वितीय चरण में एमपी घटते हुए होने पर भी एमपी बढ़ती है। और जो द्वितीय चरण में होता है
सीमांत उत्पादन घटती है और एमपी यानी कि औसत उत्पादन बढ़ती है। उत्पादन की पहली अवस्था में प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बीच के बिंदु को मोड़ कहा जाता है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। बिंदु कहते हैं प्रथम अवस्था का समापन उस बिंदु पर होता है जहाँ पर एपी अधिकतम हो ज, हो जा हो जो प्रथम अवस्था में आरंभ से अंत तक एपी निरंतर बढ़ती हुई है, इसलिए इस अवस्था को बढ़ते औसत की अवस्था औसत उत्पादन की अवस्था तथा उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल का नियम कहा जाता है। वहाँ पे ख़त्म होता है जहाँ पे क्या होता है, सीमांत उत्पादन आपका अधिकतम हो जाता है। सीमांत उत्पादकता आपका अधिकतम कहाँ पे होता है, 10 पे, यानी कि 10 पे ख़त्म होता है। यानी कि चौथी इकाई परिवर्तनशील चौथी इकाई पे ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है और द्वितीय अवस्था हमारी प्रारंभ हो जाती है। अब क्या आती है द्वितीय अवस्था को, क्या कहते हैं, घटते प्रतिफल की अवस्था। द्वितीय अवस्था में औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन दोनों घट रहे हैं। इस अवस्था का समापन उस बिंदु पर होता है जहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य होती है। इस अवस्था में कुल उत्पादन भी बढ़ता है, किंतु घटती दर से बढ़ता है, क्योंकि इस अवस्था में सीमांत उत्पादन घट रहा है किंतु धनात्मक है। इस अवस्था में एपी घटता हुआ होने के कारण इस अवस्था को घटते औसत उत्पादन की अवस्था कहा जाता है। इस जो द्वितीय अवस्था का समापन कहाँ पे होता है, जहाँ पे क्या होता है, सीमांत उत्पादन का क्या होता है, शून्य होता है। तो सीमांत उत्पादन जहाँ पे शून्य होता है वहाँ पे क्या होती है, द्वितीय अवस्था खत्म होती है। और जो कुल उत्पादन क्या होती है, प्रथम अवस्था में तो कुल उत्पादन क्या होती हैं, बढ़ती दर से बढ़ती हैं, किंतु द्वितीय अवस्था में क्या होती हैं, कुल उत्पादन में वृद्धि तो होती है पर क्या होती हैं, घटती दर से क्या होती हैं, कुल उत्पादन में वृद्धि होती हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से घटती हुई दर से द्वितीय अवस्था में 40-45, फिर 45 से 48, 48 से 48 ही रह रही है, परंतु प्रथम अवस्था में क्या है, 6 से 16, 16 से 30, 30 से 40, तो इसमें क्या है, अंतर ज़्यादा है। और क्या होते हैं, द्वितीय अवस्था में क्या होती हैं, कुल उत्पादन में वृद्धि तो जरूर होती है पर घटती दर से वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं जो तृतीय अवस्था है, उत्पादन की तृतीय अवस्था होती है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। उत्पादन की इस तीसरी अवस्था में उत्पादन शून्य से कम अर्थात ऋणात्मक हो जाता है। इससे एमपी के ऋणात्मक हो जाने के कारण कुल उत्पादन घटने लगती है। घटती कुल उत्पादन तथा ऋणात्मक सीमांत उत्पादन के कारण इस अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। तो जो तृतीय अवस्था होती है उसमें क्या होता है, सीमांत उत्पादनता शून्य हो जाती है। शून्य होने के बाद क्या हो जाती है, ऋणात्मक होना शुरू हो जाती है, जैसे -4, -6 हो जाती है। और उसी अवस्था में क्या होते हैं, कुल उत्पादन क्या होती है, भी घटना शुरू हो जाती है। तो क्या होती है घटना, 48 से 44 हो गई, 44 से 38 हो गई। तो इस प्रकार से हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, उत्पत्ति के घटते प्रतिफल की अवस्था और ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। हम देखते हैं को हम इस डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। हम देखते हैं कि जो कुल उत्पादन है, ये देखते हैं टी पर हमारा क्या है, अधिकतम है। और ये हमारी क्या है, प्रथम अवस्था, ये हमारी प्रथम अवस्था, यहाँ से यहाँ तक हमारी ये क्या है, प्रथम अवस्था है। मोड़ बिंदु, यहाँ पे क्या होता है, कुल उत्पादन तो अधिकतम होता है, परंतु इसके बाद क्या होता है, ये कुल उत्पादन में वृद्धि बहुत अधिक होती है। और इस अवस्था पे जहाँ पे के बिंदु पे है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो क्या होता है, सीमांत उत्पादनता अधिकतम होने के बाद ये क्या होती है, घटना शुरू हो जाती है। हम इसको आगे इस प्रकार से पढ़ेंगे। जो हम देखते हैं प्रथम अवस्था, साधन के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। तो हम यहाँ पे देखते हैं मूल बिंदु से प्रारंभ बढ़ती दर से वृद्धि। तो क्या होता है, कुल उत्पादन में क्या होता है, प्रथम अवस्था में जो होता है
ये मूल बिंदु यानी कि जहाँ पे शून्य है, जीरो है, मतलब ओ है, वहाँ से और के तक क्या होती हैं, ये क्या होते हैं, इसमें जो वृद्धि होती कुल उत्पादन में, वो क्या होती, बढ़ती दर से होती हैं। ठीक है। टी मूल बिंदु प्रति उन्नतोदर कौन कॉन्वेक्स हैं। तो क्या है ये, हम देखते हैं इस प्रकार से के बिंदु तक ये क्या है, उन्नतोदर है। और जो प्रथम अवस्था में होता है सीमांत उत्पादकता क्या है, बढ़ती है, अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचती हैं। तो सीमांत उत्पादकता क्या होती है, अपने उच्चतम स्तर तक होती है सीमांत उत्पादकता, ये हम देखते हैं। ये सीमांत उत्पादकता क्या है, उच्चतम स्तर है। ये सीमांत उत्पादकता क्या है, ये उच्चतम स्तर है। ये क्यू जो है वो सीमांत उत्पादकता का उच्चतम स्तर है, क्या होती है, प्रथम अवस्था में अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच जाती है। और इस अवस्था के बिंदु को, मूल बिंदु को के बिंदु तक हमने देखा, के बिंदु तक ये प्रथम अवस्था है। हम द्वितीय अवस्था को देखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, घटती प्रतिफल की अवस्था। प्रथम अवस्था को हम क्या कहते हैं, वर्धमान प्रतिफल की अवस्था। तो क्या होता है, द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन क्या होता है, उच्चतम बिंदु तक घटती दर से वृद्धि होती है। यहाँ तक क्या होता है, कुल उत्पादन क्या होती है, वृद्धि अधिक होती है। कहाँ तक, के बिंदु तक। परंतु उसके बाद क्या होता है, उच्चतम बिंदु तक घटती दर से वृद्धि होती है। ठीक है। तो टीपी कुल उत्पादन मूल बिंदु एक्स अक्ष के प्रति उन्नतोदर हो जाता है। ये जो होता है ये आपका क्या होता है, द्वितीय अवस्था में, कुल उत्पादन क्या हो जाता है, अवनतोदर हो जाता है। ठीक है, ये अवनतोदर हो जाता है। प्रथम अवस्था में क्या होता है, कुल उत्पादन उन्नतोदर हो जाता है। ठीक है। परंतु द्वितीय अवस्था में क्या होता है, कुल उत्पादन अवनतोदर होना शुरू हो जाता है। निरंतर गिरती है जब तक शून्य नहीं होती है। तो सीमांत उत्पादकता क्या होती है, निरंतर, और सीमांत उत्पादकता क्या होगी, निरंतर गिरती है जब तक शून्य नहीं होती है। द्वितीय अवस्था में क्या होती है, जो सीमांत उत्पादकता होती है वो गिरती रहती है जब तक कि शून्य नहीं हो जाती है। तो सीमांत द्वितीय अवस्था में क्या होती है, ये जो एस बिंदु है वहाँ पे क्या होती है, सीमांत उत्पादकता अधिकतम होने के बाद क्या होती है, एस बिंदु पे शून्य हो जाती है, तब तक क्या होती है, गिरती रहती है। ठीक है। द्वितीय अवस्था में बिंदु के से टी तक हम देखते हैं, ये के से टी तक क्या है, द्वितीय अवस्था है। ये के से टी तक जो है हमारी द्वितीय अवस्था है। ठीक है। अब हम देखते हैं तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था क्या होती है, साधन के ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। निरंतर गिरती है किंतु धनात्मक होती है। जो कुल उत्पादकता क्या होती है, ऋणात्मक, क्या बोलते हैं, गिरती है। टी बिंदु से क्या है हमारी, क्या बोलते हैं, कुल उत्पादकता क्या होती है, गिरती है। ये कुल उत्पादकता गिरना शुरू हो जाती है किंतु धनात्मक होती है, क्योंकि कुल उत्पादकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये क्या है, धनात्मक है, पर क्या है, ये गिर रही है। ठीक है। तो हम देखते हैं गिरती है, ऋणात्मक हो जाती है, कुल उत्पादकता क्या होती है, इसके बाद क्या होती है, ऋणात्मक हो जाना शुरू हो जाती है। हमारी कुल उत्पादकता क्या है, ऋणात्मक शुरू हो जाती है, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाती है। क्या बोलते हैं, एस बिंदु के बाद ऋणात्मक होना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं इस बिंदु टी से आगे हम यहाँ पे देखते हैं, टी से आगे जो है ये हमारी क्या है, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, जो कि हमारे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था ये बता रखी है हमारे टी के बाद या एस के बाद ये नीचे आ रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रथम अवस्था बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। यह अवस्था परिवर्तनशील साधनों की ON मात्रा तक प्रदर्शित की गई है। हमने देखा प्रथम अवस्था क्या है, ON मात्रा, ये हमारी है ON मात्रा, यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है, प्रथम अवस्था है ON मात्रा। ठीक है। हम देखते हैं ON मात्रा तक मात्रा प्रदर्शित की गई है। इस अवस्था के समान बिंदु Q पर AP और तथा MP परस्पर बराबर हो जाती है।
तो क्या होता है, प्रथम अवस्था में एमपी और एपी क्या हो जाते, बराबर हो जाते हैं। हमने ये देखा एपी और एमपी क्या है, ये बराबर है। क्यू बिंदु पे हमने ये देखा, क्यू बिंदु पे ये दोनों क्या है, बराबर है। हम देखते हैं आगे किस प्रकार से है। इस अवस्था में एपी निरंतर बढ़ती रहती है। एपी ये क्या है, बढ़ रही है। आपका एपी ये बढ़ रहा है। ये एपी क्या है, आपका औसत उत्पादन ये बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। हम औसत उत्पादन ये निरंतर बढ़ रहा है, बढ़ती रहती है। और एपी एमपी धनात्मक और एपी से अधिक होती है। एमपी धनात्मक, बिल्कुल ये एमपी क्या है, धनात्मक है। एमपी क्या है आपका, धनात्मक है, ये बढ़ रही है एमपी भी। पर किंतु क्या है, ये एपी यानी कि औसत उत्पादकता से क्या है, अधिक है। कौन है, एमपी अधिक है औसत उत्पादकता से। एमपी औसत उत्पादकता से क्या है, अधिक है। ये देख रहे होंगे, ये अधिक है, ये हमारा सीमांत उत्पादकता का है। परंतु ये औसत उत्पादकता क्या है, सीमांत उत्पादकता, औसत उत्पादकता से अधिक है। क्या है, सीमांत उत्पादकता, ये अधिक है ना, आप देख सकते हो ये अधिक है। सीमांत उत्पादकता उसके नीचे है, देख सकते हैं प्रथम अवस्था में। तो ये हमने देखा, जिसके कारण टीपी तीव्र गति से बढ़ता है। इसी के कारण टीपी यानी कि कुल उत्पादकता क्या होता है, बढ़ता है। हम देख सकते हैं ये क्या है, कुल उत्पादकता बढ़ रहा है। ये हम देख सकते हैं कुल उत्पादकता ये क्या है, बढ़ रहा है। हम सकते हैं कुल उत्पादकता बढ़ रहा है, बढ़ती है। इस अवस्था के में बढ़ते प्रतिफल मिलने का मुख्य कारण यह है कि प्रारंभ में परिवर्तनशील साधनों की कम मात्रा स्तर साधनों का पूर्ण विदोहन नहीं कर पाती है। इसमें जो क्या होता है, इसमें बढ़ते प्रतिफल की अवस्था इसलिए होती है क्योंकि हम जो परिवर्तनशील साधनों का पूर्ण विदोहन नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ साधनों को हम स्तर मानते हैं। इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे हम साधनों का दोहन करते हैं, वैसे हमें क्या होता है, जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन क्षेत्र में लगाई जाती है, वैसे वैसे स्तर साधनों का साधन प्रयोग होने के कारण कुल उत्पादन बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, कुल उत्पादन क्या परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं, क्या होता है, हमारा कुल उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है। इस प्रकार परिवर्तनशील साधनों की अतिरिक्त इकाई स्तर साधन की कार्यक्षमता में वृद्धि करती हैं। और जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को लगाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। प्रारंभ में स्तर साधन अविभाज्य होने के कारण तकनीक की दृष्टि से कम मात्रा में प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ साधन होते हैं, जैसे मशीन है, उसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, अविभाजन के कारण उनका क्या होता है, पूर्ण दोहन नहीं हो पाता है, से कम मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, कम मात्रा में प्रयोग किए जा सकते हैं। इस प्रकार स्तर साधन अविभाज्य होने के कारण कम परिवर्तनशील साधनों के साथ गहनता से प्रयुक्त नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हम परिवर्तनशील साधनों की कम मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, उनका स्तर साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो सकता है। मशीन का अगर हम प्रयोग करते हैं, तो अगर हम किसी मशीन में कम साधन लगाते हैं, उसकी कार्य क्षमता अधिक है, तो उसका उत्पादन उतना ही नहीं होता है। अगर हम उनकी क्या होती हैं, श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हैं, तो उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है। तो प्रथम अवस्था इसी की ओर संकेत करती है। इस स्तर साधनों का पूर्ण विदोहन के लिए परिवर्तन साधनों की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ती है, मैंने बताया। तथा यह साधन की मात्रा वृद्धि उत्पादन को बढ़ाती है। और साधनों अगर हम श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। इसे ही बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है। इस अवस्था में कुल उत्पादन वक्र बिंदु ओ से बिंदु के तक दिखाया गया है। वक्र ओ के को दो भागों में बांटा जा सकता है। दूसरे शब्द में प्रथम अवस्था दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो प्रथम अवस्था होती है वो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। बिंदु ओ से बिंदु एफ तक गमन कुल उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि हो रही है, क्योंकि बिंदु पी अर्थात बिंदु एफ तक एमपी बढ़ती हुई है, किंतु ओपी से बिंदु एफ तक टीपी वक्र एक्स एक्स के प्रति उन्नतोदर
हैं। तो क्या हैं जो हम इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये जो हैं ओ से एफ तक जो हैं ये क्या है, कुल उत्पादन में क्या है, वृद्धि हो रही है, अधिक वृद्धि हो रही है। और अधिक वृद्धि होने का कारण क्या है कि ये क्या है, सीमांत उत्पादन क्या है, सीमांत उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। ठीक है, सीमांत उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। बिंदु एफ से बिंदु के तक हम देखते हैं, बिंदु एफ से बिंदु के, ये हम देखते हैं बिंदु एफ से और बिंदु के तक जो ये है, ये क्या है, इस अवस्था में हम देखते हैं बिंदु एफ से बिंदु के में क्या देखते हैं हम, बिंदु एफ से बिंदु के तक कुल उत्पादन अवश्य ही बढ़ती है, किंतु घटती दर से के साथ, क्योंकि इस अंतराल में एमपी घटती है। बिंदु बिंदु पी से बिंदु क्यू किंतु धनात्मक है। बिंदु एफ से बिंदु के मध्य टीपी वक्र एक्स एक्स के लिए अवनतोदर है। क्यों है, क्योंकि क्या होते हैं, सीमांत उत्पादकता क्या होती है, इस अवस्था में घटना शुरू हो जाती है। जो ये अवस्था है आप देख सकते हैं, एफ से के तक क्या है, कुल उत्पादक बढ़ती है, पर क्या है, घटती दर से बढ़ती है। ये तो क्या है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। बिंदु ओ से बिंदु एफ तक तो क्या है, कुल उत्पादन क्या है, बढ़ती दर से बढ़ रही है, पर एफ से और के तक क्या है, कुल उत्पादकता घटती दर से बढ़ रही है। और घटती दर से बढ़ रही है, इसमें क्या होता है, हम देखते हैं बिंदु पी तक तो क्या है, सीमांत उत्पादकता क्या है, बढ़ रही है, परंतु पी बिंदु के बाद जो एफ से और के बिंदु तक है, तो सीमांत उत्पादकता क्या है, ये घटना शुरू हो जाती है। ये देखो, ये घटना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है, हम इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जिस बिंदु पर सीमांत उत्पादकता अधिकतम होती है, बिंदु पी उस बिंदु से संबंधित टीपी का बिंदु एफ मोड़ का बिंदु कहलाता है। यही वह बिंदु है जिसके बाद टीपी में वृद्धि घटती दर से होती है। तो हम देखते हैं कि सीमांत उत्पादकता जहाँ पे अधिकतम होती है, वहीं पर क्या होता है, मोड़ का बिंदु होता है। ये है सीमांत उत्पादकता क्यू पर क्या होती, अधिकतम होती है, और के जो बिंदु है ये क्या है, इसका मोड़ का बिंदु है। मोड़ का बिंदु इसके बाद क्या होती है, कुल उत्पादकता क्या होती है, बढ़ती तो जरूर है, पर यह क्या होती है, घटती दर से बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे बढ़ती दर से होता है, फिर घटती दर से होता है, पर फिर क्या होता है, बढ़ती दर से घटती है, क्योंकि क्या होता है, सीमांत उत्पादक क्या होती है, कम होना शुरू हो जाता है। और क्यू बिंदु पर क्या होता है, सीमांत उत्पादकता अधिक होते हैं, वहीं पर क्या है, मोड़ बिंदु होता है। हम देखते हैं द्वितीय अवस्था, घटते प्रतिफल की अवस्था। यह अवस्था में कुल उत्पादन वक्र के बिंदु के तथा बिंदु टी के मध्य प्रदर्शित किया गया है। इस अवस्था में ये बिंदु के से बिंदु टी पर ये प्रदर्शित किया गया है। हम देखते हैं बिंदु टी से बिंदु की, ये हमारा बिंदु टी से बिंदु के प्रदर्शित किया गया है, के मध्य प्रदर्शित किए गए। इस अवस्था में कुल उत्पादन में वृद्धि तो अवश्य होती है, किंतु घटती दर से, मैंने बता दिया से, क्योंकि इस अवस्था में कुल उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही घटते हुए हैं। इस अवस्था का समापन उस बिंदु पर होता है जहां पर सीमांत उत्पादनता शून्य हो जाता है, कि यदि परिवर्तन साधनों की OS इकाइयाँ प्रयोग की जाए तो कुल उत्पादन अधिकतम होगी। इस अवस्था के घटते प्रतिफल का कारण यह है कि अल्पकाल में स्तर उत्पत्ति के साधनों को बढ़ाया नहीं जा सकता है। जब स्तर साधनों पर परिवर्तन साधन की ON इकाइयों से अधिक का प्रयोग किया जाता है, तो अधिक विदोहन के कारण आंतरिक हानियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण कुल उत्पादन घटकर शून्य तक पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में, दी हुई स्तर साधनों की मात्रा में साथ साथ बढ़ती हुई परिवर्तनशील साधनों की मात्रा प्रयोग परिवर्तन साधन की कुल सीमांत उत्पादन को घटा देती है। कह सकते हैं हम
कि जो क्या होता है, हम देखते हैं जो ये के से टी बिंदु तक क्या होता है, ये आपकी द्वितीय अवस्था है। इसको क्या कहते हैं हम, घटती हुई अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, जो ये क्या होता है, कुल उत्पादन क्या होता है, बढ़ता तो है पर घटती दर से बढ़ता है। और जो ही सीमांत उत्पादकता क्या होता है, ये आपका क्यू से एस तक क्या होता है, घटता है। इस अवस्था में क्या होता है, कुल सीमांत उत्पादकता भी क्या होता है, घटता है। सीमांत उत्पादकता भी घटना प्रारंभ हो जाता है और औसत उत्पादकता भी घटना प्रारंभ हो जाता है और सीमांत उत्पादकता भी घटना प्रारंभ हो जाता है। जो जो इसकी अवस्था क्या होती है, ओ से एस तक होती है। ये जो घटती हुई अवस्था इसलिए होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, परिवर्तनशील साधनों की अधिक से अधिक मात्राओं का प्रयोग कर देते हैं। और जो हम अगर किसी उद्योग में श्रमिकों की जितनी अवस्था प्राप्त हो जा चाहिए, अगर हम उससे भी अधिक अगर हम श्रमिकों को लगाते हैं तो उनकी उत्पादकता में क्या होती है, कमी होती है। तो ये क्या है, ये जो एस बिंदु है, ये क्या है, अधिकतम श्रमिकों को बता रहा है। इसके बाद अगर हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ा देते हैं तो हमारे क्या होता है, उत्पादकता में ऋणात्मक वृद्धि प्राप्त होती है। उसी को हम क्या देखते हैं, हम शून्य तीसरी अवस्था को हम देखते हैं, तृतीय अवस्था ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इस अवस्था बिंदु टी के बाद कुल उत्पादकता घटना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि बिंदु टी पर परिवर्तनशील साधन की एमपी शून्य होती है। यदि बिंदु एस के बाद परिवर्तनशील साधन की सीमांत या एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है तो उस अतिरिक्त इकाई की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाती है, जिसके कारण कुल उत्पादकता वक्र घटना प्रारंभ कर देता है। इसलिए इस अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन की स्थिर साधन की तुलना में अत्यधिक हो जाते हैं। यह असंतुलित अनुपात परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता को बना देता है। हम देखते हैं जो तृतीय अवस्था होती है, जो तृतीय अवस्था होती है, तृतीय अवस्था में क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, किसी साधन का एक अधिकतम प्रयोग हो जाता है, उसके बाद भी अगर हम साधनों को बढ़ाते हैं तो हमें क्या होता है, ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। तो टी बिंदु के बाद जो क्या होता है, कुल उत्पादकता क्या होता है, घटना प्रारंभ हो जाता है और सीमांत उत्पादकता क्या होता है, एस के बाद क्या होता है, ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, औसत उत्पादकता भी घटना प्रारंभ हो जाता है, किंतु ये क्या होता है, धनात्मक होता है। ये धनात्मक इसलिए होता है क्योंकि कुल उत्पादकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, और क्या बोलते हैं, औसत उत्पादकता भी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो हम क्या देखते हैं, जो तृतीय अवस्था हमारी होती है, इसके बाद क्या होता है, अगर हम साधनों को और बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, हमें ऋणात्मक प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। हम देखते हैं किस अवस्था में उत्पादन कार्य लाभदायक है। ठीक है, हम देखते हैं कि किसी भी उत्पादक को किस अवस्था में क्या करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विवेकशील उत्पादक सदैव द्वितीय अवस्था में उत्पादन कार्य करना पसंद करेगा। हम देखते हैं द्वितीय अवस्था कहाँ पे है, अभी बताएंगे। प्रथम अवस्था में जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है तक कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि अविभाज्य स्तर साधनों का पूर्ण विदोहन हो जाता है। इस प्रथम अवस्था में ही यदि उत्पादन कार्य रोक देता है तो इसका अर्थ होगा कि वह उस अतिरिक्त लाभ से वंचित है जिससे वो परिवर्तनशील साधनों की अतिरिक्त इकाई उत्पादन के क्षेत्र में लगाकर प्राप्त कर सकता है। क्योंकि प्रथम अवस्था में क्या होता है, कुछ श्रमिकों को बढ़ाकर भी उत्पादन किया जा सकता है। उसका पूर्ण रूप से क्या होता है,
श्रमिकों को नहीं लगाया जाता है प्रथम अवस्था में, ये वृद्धिमान प्रतिफल की अवस्था होती है। द्वितीय अवस्था क्या होती है? इस प्रकार उत्पादन साधन की इस प्रकार उत्पादक के लिए लाभदायक यह है कि वह परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को उत्पादन क्षेत्र में तब तक बढ़ाया जाए जब तक उसे कुल उत्पादकता में तीव्र वृद्धि प्राप्त होती है। एक विवेकशील विवेकशील अ, उत- सा- एक विवेकशील जो परिवर्तनशील प्रतिफलों के लागू होने के क्या कारण है? एक या एक से अधिक साधनों का स्तर होना, बढ़ती हुई श्रम मात्रा को स्तर साधनों की और कम मात्रा के साथ काम करना पड़ता है और ऐसी दशा में श्रम की उत्पादकता कम होती चली जाती हैं और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होते हैं। और एक से अधिक साधनों को स्तर मानना, क्योंकि हम कुछ साधनों को स्तर मानते हैं और उन साधनों को हम स्तर मानने के बाद क्या होते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। हम उनका पूरा विदोहन नहीं कर पाते हैं, इस कारण क्या होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। साधनों की अविभाज्यता, उत्पत्ति के अधिकांश साधन अविभाज्य होते हैं। ये अविभाज्य साधन अनुकूलतम बिंदु की प्राप्ति तक तो उत्पादन को बढ़ाते हैं, किंतु जब अनुकूलतम बिंदु की प्राप्ति के बाद भी साधनों को निरंतर प्रयोग जारी रखते हैं तब साधन की उत्पादकता घटने लगती है और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। और क्या होता है, हम साधनों को अनुकूलतम प्रयोग करते हैं, मतलब उनको अधिकतम लगाने के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न न होना, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन साधनों की अपूर्ण स्थानापन्नता को उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता का मुख्य कारण मानती है। उनके अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर केवल एक सीमा तक ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उनके अनुसार उत्पत्ति के विभिन्न साधन परस्पर पूर्ण स्थानापन्न होते हैं, जिनके कारण सीमित साधन की कमी को किसी अन्य साधन से पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, साधनों की स्थानापन्नता की लोच अनंत नहीं होती, जिसके कारण घटते प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। और उत्पत्ति के साधन क्या होते हैं, पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। साधनों की सीमितता, कुछ उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति स्तर एवं सीमित होती है, जैसे भूमि। अतः जब एक उत्पादन किसी साधन की पूर्ण पूर्ति को नहीं बढ़ा पाता तो उसे उस साधन की सीमित मात्रा से ही काम चलाना पड़ता है। परिणामस्वरूप सीमित साधन का अन्य परिवर्तनशील साधनों से प्रयोग अनुपात बदलता जाता है और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू क्रियाशील होता है। तो क्या होता है कि जैसे कि हम भूमि है, उसको हम उसके हमें भूमि क्या है, सीमित है, परंतु हम उत्पत्ति के साधनों को जितना भी बढ़ा पाते हैं, परंतु एक अनुकूलतम बिंदु आता है, अगर हम परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं तो उसके बाद अगर हम उत्पादन करते हैं तो क्या होगा, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। नियम का महत्व और ह्रास नियम, अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम। यह नियम जो है अर्थशास्त्र का क्या है, आधारभूत नियम है। यह नियम केवल कृषि पर ही लागू नहीं होता, बल्कि खनन, मछली पालन, उद्योग, मकान निर्माण आदि सभी उत्पादन के क्षेत्रों में क्रियाशील होने के कारण इस नियम का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। घटते प्रतिफल की व्यावहारिकता को देखते हुए विक्सिड ने कहा है कि घटते प्रतिफल का नियम उतना ही सार्वभौमिक है जितना कि जीवन का नियम है, क्योंकि हर चीज़ पे क्या होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि उत्पत्ति ह्रास नियम जीवन के हर स्तर पे लागू हैं। ये खनन पे है, मछली पालन में, उद्योग, मकान निर्माण पे, हर एक क्षेत्र में क्या है, ये लागू। मालथस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार और उत्पत्ति ह्रास नियम मालथस के जो जनसंख्या सिद्धांत है उस पर भी लागू होता है। मालथस का सिद्धांत यह बताता है कि देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि से कम होती है। खाद्यान्नों में धीमी वृद्धि का कारण उत्पत्ति ह्रास नियम है। खाद्यान्नों में धीमी वृद्धि का कारण क्या है, उत्पत्ति ह्रास नियम है, क्योंकि हमारे पास क्या है, भूमि सीमित है। तो मालथस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो उत्पत्ति ह्रास नियम पे आधारित है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार, जो सीमांत उत्पादकता जो सिद्धांत है जो कि मार्शल द्वारा दिया गया है उससे भी ये संबंधित है। इस सिद्धांत में
उत्पत्ति के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण परिवर्तनशील साधनों की सीमांत घटती हुई सीमांत उत्पादकता करती है। तो इस कहा जा सकता है कि पुरस्कार भी सीमांत उत्पादकता ह्रास नियम की क्रियाशीलता परिवर्तनशील साधनों की घटती हुई उत्पादकता के द्वारा दिया जाता है। एक क्षेत्र के लिए लोगों का जीवन स्तर प्रभावित करता है। एक क्षेत्र में जनसंख्या उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है, तब वहाँ उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण उस क्षेत्र के लोगों का रहन सहन स्तर भी गिर जाता है। और जैसे जैसे क्या होता है, जीवन प्रभावित होता है, जैसे जनसंख्या की उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है, तो क्या होती है, वहाँ पे भी क्या होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। आविष्कारों और खोजों के लिए प्रेरणादायक उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशीलता को स्थगित करने के लिए अनेक आविष्कार एवं खोज करने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार उत्पत्ति ह्रास नियम सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम सभी जगहों क्या है, लागू होता है।